हेलो गाइस, आई एम शिवराज पाटीदार। उम्मीद करते हैं आप सकुशल होंगे। हम सॉल्व कर रहे थे पीईबी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जिसमें हम टेक्निकल पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। और हम अभी देख रहे हैं 4 सितंबर 2018 में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिसमें अभी तक हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे से क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 51 कुछ इस प्रकार से है। The effective length of a compression member whose both ends are fixed in position only. Then आपका effective length क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 0.8 L, 0.65 L, 2 times of L and 1 times of L. उसने क्या बोला है आपसे कि ऐसा कंप्रेशन मेंबर है मेरा। कंप्रेशन मेंबर मीन्स एज आपका कॉलम आर स्ट्रट, तो उसने सिर्फ उसको पोजीशन पर फिक्स्ड किया है। तो मीन्स एज अ हिंज किया है, उसने पोजीशन पर फिक्स किया है। मीन्स सिर्फ उसने हिंज किया है, अगेंस्ट रोटेशन कुछ नहीं उसने बताया है कि वो रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन है या नहीं। अगर रेस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन भी होता है तो वो आपका फिक्स्ड सपोर्ट कहलाता है। बट उसने बोला है कि सिर्फ क्या बताया है मैंने कि द कंप्रेशन मेंबर होज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड इन पोजीशन ओनली। मीन्स वो सिर्फ क्या है, फिक्स्ड हैं। तो मीन्स ये कंडीशंस बनती हैं, और इस कंडीशंस के लिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू IS कोड ये डिफ्लेक्टेड शेप आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। इस कॉलम का डिफ्लेक्टेड शेप किसका बनता है, कुछ आपका इस प्रकार से। मीन सपोर्ट से ही आपका डिफ्लेक्शन या डिफॉर्म ले लेता है आपका एज अ कर्व। और ये लेंथ होती है आपकी L, और जहां से आपका कर्व चेंज होता है वो कहलाती है आपकी इफेक्टिव लेंथ। तो यहां पर आपकी इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? इफेक्टिव लेंथ L इज इक्वल टू L, क्योंकि जहां से आपका सपोर्ट स्टार्ट हुआ है वहीं से आपने बेंड या आपके कर्व में बेंड आ जाता है। तो इसके कारण इसके इफेक्टिव लेंथ भी आपका L के बराबर ही होता है, या ओवरऑल लेंथ के बराबर ही होती हैं। तो मीन्स इसका आंसर होगा आपका 1 टाइम्स ऑफ L। देन क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर लाई इन द रेंज ऑफ। जो मैं प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाता हूं उसमें मैं कॉन्क्रीट की रेंज किसके बीच में लेता हूं? M20 to M30 और M30 to M60 और M70 to M100 और M100 to M50 150। तो कौन सी ग्रेड आप यूज करते हैं? तो M का मतलब होता है आपका मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट इन कॉन्क्रीट। क्या बताता है? मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट इन कॉन्क्रीट। मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट इन कॉन्क्रीट मीन्स किस किस का मिक्स होता है आपका? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। इनका प्रोपोर्शन आपको एक रिस्पेक्टिव रेशियो में होता है, तो वो आपको ग्रेड रिप्रेजेंट करता है। और जितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स की जगह आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? जितनी उसकी स्ट्रेंथ आती है। तो मैं यूज करता हूँ M30 से M60 का ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर प्री स्ट्रेस्ड मेंबर। फॉर प्री स्ट्रेस्ड मेंबर के लिए आप कितनी ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज करते हो? M30 से लेकर M60 अकॉर्डिंग टू IS 1343। IS कोड 1343 के अकॉर्डिंग क्या रिकमेंड किया है आपको? M30 से M60 के बीच का ग्रेड का कॉन्क्रीट आपको प्री स्ट्रेसिंग के लिए यूज करना है। तो आंसर होगा आपका M30 to M60। And then question number 53, the portion of a structure between surface of ground and floor surface immediately above the ground level or above the ground is known as plinth, porch, मुमटी और लॉफ्ट। तो लॉफ्ट आपका वो पार्ट होता है
जो आपका किसी कमर्शियल बिल्डिंग या इंडस्ट्री जो होती हैं उसमें आपने कुछ ऑफिस वगैरह बना रखा है या कुछ अनडिवाइडेड पार्ट है, स्पेस है, उसको आप पढ़ते हैं एज अ लॉफ्ट। और मुमटी आपका होता है घर में जैसे स्टेयरकेस रहता है और ये स्टेयरकेस यहां पर जाकर कुछ आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है, मीन्स आपका फ्लोर पर ओपन हो रहा है। तो फ्लोर को ओपन एरिया को फिर कवर करने के लिए, फ्लोर के ओपन एरिया को कवर करने के लिए आप क्या बना देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, ऐसा हम बोलते हैं टावर। क्या बना दिया आपने, जो घर में आपकी स्टेयरकेस को कवर करने के लिए या लैंडिंग को कवर करने के लिए जो टावर बनाते हैं उसी को आप पढ़ते हैं एज अ मुमटी, MUMTI। देन नेक्स्ट है आपका पोर्च। तो पोर्च आपका होता है छज्जाज और एक होता है आपका प्लिंथ। तो प्लिंथ एरिया वही है जो आपने ग्राउंड पर फिलिंग करते हुए कुर्सी हाइट बनाई है, उसको पढ़ते हैं आप प्लिंथ। तो इसका आंसर होगा आपका प्लिंथ। क्या पूछा है आपसे, द पोर्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर बिटवीन सरफेस ऑफ ग्राउंड एंड फ्लोर सरफेस। जहां से आपकी फ्लोर सरफेस स्टार्ट हो रही है, जहां से आपकी फ्लोर सरफेस स्टार्ट हो रही है, मीन्स आपकी यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है और आपका ग्राउंड लेवल ये था, इतनी आपने फिलिंग कर दिया, यहाँ पर फॉर्मेशन किया होगा आपने। तो ये जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्लिंथ। तो प्लिंथ, इसीलिए इस लेवल पर जो आपका एरिया होता है उसको हम पढ़ते हैं प्लिंथ एरिया। जो प्लिंथ लेवल पर एरिया होता है उसको आप क्या पढ़ते हैं, एज अ प्लिंथ एरिया। तो यहां पर आपका ये क्या होगा आंसर, प्लिंथ। एंड देन क्वेश्चन नंबर 54, द मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट एज पर IAS 1904 फॉर एन आइसोलेटेड फाउंडेशन आर। मैक्सिमम सेटलमेंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी फाउंडेशन में या आइसोलेटेड फाउंडेशन में, अकॉर्डिंग टू IAS 1904। मींस 1904 आपका कोड किसके लिए है, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। IAS 1904 कोड है आपका किसके लिए, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन इन सॉइल। सॉइल के अंदर अगर आपको फाउंडेशन करना है तो उसके लिए रिकमेंडेशंस क्या क्या होते हैं, वो अगर आपको देखना है तो कौन सा कोड यूज करते हैं, IAS 1904। और उसमें मैक्सिमम सेटलमेंट कितना हो सकता है, क्या रिकमेंड किया है, 40 mm फॉर सैंडी सॉइल एंड 65 mm इन क्लेई सॉइल। मीन्स 40 mm आपका सेटलमेंट हो सकता है मैक्सिमम, रिकमेंड करता है यह कोड किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए, और आपका क्लेई टाइप की सॉइल के लिए 65 mm। तो आंसर होगा आपका 40 mm ऑन सैंडी सॉइल एंड 65 mm इन क्लेई सॉइल। देन क्वेश्चन नंबर 55 कुछ इस प्रकार से है आपके सामने, द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग यील्ड डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज। तो मटेरियल, जनरली मटेरियल का डिफॉर्मेशन होना, किसी डक्टाइल मटेरियल का डिफॉर्मेशन होना, हम उसे पढ़ते हैं एज अ यील्डिंग। फर्स्टली उसमें डिफॉर्मेशन जो स्टार्ट होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, एज अ यील्डिंग। बट एज अ फुली स्ट्रक्चर में, किसी फुली स्ट्रक्चर में यील्डिंग होना, उसको पढ़ते हैं हम डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, यील्डिंग इन स्ट्रक्चर। तो यहां पर आपका द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग यील्ड डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। तो आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा था। देन है ऑप्शन आपके पास जैसे डिसकंटिन्यूटी, ड्यूरेबिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है आपका, कि आपका स्ट्रक्चर, द एबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर टू रजिस्ट वेदरिंग एक्शन, केमिकल एक्शंस, इन सबको रजिस्ट करने की पावर आपकी कहलाती है एज अ ड्यूरेबिलिटी। मींस जब तक केमिकल एक्शंस को, वेदरिंग एक्शंस को आपका स्ट्रक्चर रजिस्ट करता है तब तक वो ड्यूरेबल है। मींस तब तक वो स्ट्रक्चर सर्वाइव करेगा या फिर वहां पर स्टेबल रहेगा, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाएगा। तो यही मीन जितना ड्यूरेबल होगा मीन्स उतनी उसकी लाइफ होगी। तो ड्यूरेबिलिटी आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, एज अ लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। देन है आपका मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी मेटल का या मटेरियल का आपका सभी डायरेक्शंस में डिफॉर्म होना, डिफॉर्मेशन इन ऑल डायरेक्शन। यदि आप कंप्रेसिव फोर्स किसी मेंबर पर लगाएं
तो वो आपका स्ट्रक्चर चारों डायरेक्शंस में फैलने की कैपेबिलिटी रखता हो तो उसको पढ़ेंगे आप मेलिएबिलिटी ऑफ मेटल और मेलिएबिलिटी ऑफ मेंबर। मींस ये जैसे आपका कोई मेटल या मेंबर्स हैं, इसको आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, मींस इस पर आपने कोई प्रेशर लगाया, तो ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा। किस डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में। और ये मेंबर यदि डिफॉर्म होते होते कुछ इस प्रकार से डिफॉर्म हो जाता है, मींस इतना मेंबर आपका इतना बन जाता है, मींस वो क्या हो गया आपका एज अ प्लेट बन गई, तो उसको पढ़ते हैं आप एज अ मेलिएबिलिटी। किस प्रॉपर्टी के कारण इस प्रकार से डिफॉर्म हुआ है, मेलिएबिलिटी के कारण। मींस एज अ मेटल आपका जैसे स्टील है तो मेलिएबल हो सकता है ज़्यादा, बट कॉन्क्रीट इतना मेलिएबल नहीं है, क्योंकि जैसे आपका कॉन्क्रीट है उसको आप कंप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद क्रैक हो जाएगा, तो उसमें इतनी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है जितनी आपकी स्टील में है। देन क्वेश्चन नंबर 56, द बुस्टन्स फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड इज, किसके रिलेटेड है आपका ये, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। उसने पूछा है कि बुस्टन फार्मूला क्या होता है फायर डिमांड निकालने के लिए। से ऑप्शन है आपके पास 7500 रूट ऑफ पी, 3182 रूट ऑफ पी एंड 4637 रूट ऑफ पी और 5663 रूट ऑफ पी। तो इसमें जो आपका 3182 रूट ऑफ पी है, ये है आपका कुल्चलिंग्स फार्मूला। ये सारे इंपेरिकल्स फार्मूले हैं किसके लिए, फायर डिमांड निकालने के लिए। यदि हमें फायर डिमांड निकालना है तो उसके लिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा फार्मूला बुस्टन फार्मूला है। तो जो कुचलिंग फार्मूला है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 7500 रूट ऑफ पी, वो आपका ऐसे ही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है 3182 रूट ऑफ पी कुचलिंग फार्मूला। देन आपका है 4637 रूट ऑफ पी, ये है आपका फ्रीमैन्स अंडर राइटर्स फार्मूला, अंडर राइटर्स फार्मूला। देन नेक्स्ट है आपके पास 5663 रूट ऑफ पी, और ये है आपका बुस्टन्स फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फायर डिमांड। क्या निकालने के लिए, फायर डिमांड मीन्स फायर के लिए कितना आपको डिस्चार्ज देना पड़ेगा, तो वो आपको निकालना हो तो आप इन फार्मूलों का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। बुस्टन्स फार्मूला आपसे पूछा है तो बुस्टन्स फार्मूला कौन सा हुआ, 5663 रूट ऑफ पी बुस्टन्स फार्मूला। पी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉपुलेशन, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, एज अ पॉपुलेशन। और ये क्या है आपके डिस्चार्ज, मीन्स कितना डिस्चार्ज आप वहां से डिस्पैच करेंगे। तो अगर अलग अलग फार्मूलों ने अलग अलग आपको इक्वेशंस दिया है, तो बुस्टन्स फार्मूला है 5663 रूट ऑफ पी, पी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉपुलेशन इन 1000, किसमें, थाउजेंड्स। मीन्स जैसे आपका पॉपुलेशन यदि 2,50,000 है, कितना पॉपुलेशन है आपका, 2,50,000 है, तो आप यहां पर P की जगह जो P की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, पॉपुलेशन इन 1000, मीन 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 250। तो आप 250 यहां पर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, P इन 1000, मीन्स जैसे ही आपने 250 लिखा होगा तो यहां पर इंटू क्या रहा होगा आपका 1000, मीन्स वो अपने आप इसमें 1000 का इंटू कैलकुलेशन करके इसने यूज किया है। तो इसलिए आपको क्या यूज करना है, पॉपुलेशन इन 1000। तो ये भी आपको याद रखना है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57, द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय, सीमेंट की फाइनेंस मैं किससे डिटरमाइंड करता हूं, सेटिंग टाइम टेस्ट से, स्लम कोन टेस्ट से आप करते हैं, या साउंडनेस टेस्ट से, या फिर एयर परमिबिलिटी टेस्ट से। तो सेटिंग टाइम टेस्ट में निकालता हूं, जो सेटिंग टाइम
टेस्ट, वो कौन सा है आपका? विकेट एपरेटस के थ्रू आप विकेट्स एपरेटस, विकेट एपरेटस से आप निकाल सकते हैं सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, और वो भी कौन सा? इनिशियल और फाइनल दोनों। देन है आपके पास स्लंप कोन टेस्ट। स्लंप कोन टेस्ट, इस टेस्ट का यूज करते हैं आप टू फाइंड वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट फाइंड आउट करने के लिए आप स्लंप कोन टेस्ट का यूज करते हैं। एंड देन है आपके पास साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस आप निकालते हैं बाय ली चैटलियर्स एपरेटस। ली चैटलियर्स एपरेटस से आप साउंडनेस निकालते हैं। एंड देन है आपका एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट, और इस टेस्ट से आप फाइंड करते हैं फाइनेस ऑफ सीमेंट। फाइनेस ऑफ सीमेंट फाइंड आउट बाय एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो आंसर होगा आपका फाइनेस ऑफ सीमेंट के लिए एयर परमेबिलिटी टेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, अ गेट वाल्व इज आल्सो नोन एज, अ गेट वाल्व इज आल्सो नोन एज, गेट वाल्व को और मैं क्या पढ़ता हूं? एज अ स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व, बॉल वाल्व और फ्लोट वाल्व। इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल है, या फिर मैं गेट वाल्व को और क्या बोलता हूं? तो जैसे आपको पूछा है गेट वाल्व इज आल्सो नोन एज, फ्लोट वाल्व, फ्लोट वाल्व इसी को आप पढ़ते हैं एज अ जीरो रिलीफ वाल्व, जीरो रिलीफ वाल्व, जीरो रिलीफ वाल्व। एंड देन नेक्स्ट है आपके पास बॉल वाल्व। तो इसी को आप पढ़ते हैं एज अ शट ऑफ वाल्व। एंड देन आपका है रिफ्लक्स वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व, या इसी को आप पढ़ते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, या फिर इसी को पढ़ते हैं आप चेक वाल्व। मीन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है आपका रिफ्लक्स वाल्व। देन आपका स्लुइस वाल्व, स्लुइस वाल्व इसी को मैं पढ़ता हूं एज अ गेट वाल्व और स्टॉप वाल्व। तो मीन्स गेट वाल्व आपका किसका एग्जांपल है, किसका टाइप है? आपका स्लुइस वाल्व। स्लुइस वाल्व को मैं ही एज अ गेट वाल्व और स्टॉप वाल्व पढ़ता हूं। देन क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछा है टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन अ रिवर और लेक फॉर एक्सक्लूडिंग वाटर फ्रॉम अ गिवन साइट इज टर्म्ड एज। तो क्या पूछा है आपसे कि ऐसा टेम्पररी स्ट्रक्चर रिवर और लेक पर में पानी को रिमूव करने के लिए या एक्स्ट्रा पानी को बाहर करने के लिए जिसका यूज करता हूं उसे मैं क्या पढ़ता हूं? अर्दन डैम, कॉफर डैम, रिटेनिंग वॉल और केसन। तो मेरा कौन सा होता है इसका? कॉफर डैम। कॉफर डैम में यूज करता हूं यदि एक्स्ट्रा पानी है या फिर मैं किसी साइट पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और वहां पर मेरा पानी आ रहा है,
तो उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए, ये रिवर है जैसे आपका, यहां पर आपको ब्रिज बनाना है और ये नदी आपकी फ्लो हो रही है, तो ये अगर कंटिन्यूअसली फ्लो होता है तो आप यहां पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर पियर बनाना है, बट यहां पर कंटिन्यूअसली आपका वाटर फ्लो हो रहा है, तो आप फिर यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको डाइवर्ट करना होगा। इस पानी को यहां से डाइवर्ट करने के लिए जहां पर मुझे कंस्ट्रक्शन करना है उससे थोड़ा आगे मैं एक टेम्पररी स्ट्रक्चर या टेम्पररी डैम बनाता हूं। क्या बनाते हो आप? टेम्पररी डैम बनाते हो। तो पानी यहां पर स्टोर होगा और फिर यहां से आप कट करते हुए इस रिवर के बैंक को कट करते हुए किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में अगर ज्यादा पानी है आपके पास, तो इस प्रकार से आप वापस आगे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मीन्स आपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए उस रिवर का एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया है। इसको मैं पढ़ता हूं एज अ कॉफर डैम। क्या पढ़ते हैं इसको आप? कॉफर डैम। तो आंसर होगा आपका कॉफर डैम इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्लूडिंग वाटर, यूज फॉर एक्सक्लूडिंग वाटर मीन्स एक्स्ट्रा वाटर को बाहर करने के लिए या फिर आपका जो पानी जरूरत का नहीं है उसको डाइवर्ट करने के लिए मैंने एज अ कॉफर डैम का यूज किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इन अ शैलो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड द सीवेज इज ट्रीटेड बाय। जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है उसमें सीवेज किस एक्शंस के थ्रू ट्रीटेड होती हैं? एक्शन नंबर 1 एरोबिक बैक्टीरिया ओनली, एक्शन नंबर 2 सेडिमेंटेशन और ड्यूअल एक्शन ऑफ बोथ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एल्गी और एल्गी ओनली। तो किसके थ्रू वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में आपका जो वेस्ट है वो ट्रीट होता है? तो किसके थ्रू होता है? एरोबिक और एल्गी दोनों प्रोसेस के साथ ट्रीट होता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा आपका ड्यूल एक्शन ऑफ बोथ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एल्गी। देन है आपका सोम से कुछ क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 61, इन अ बीम क्रॉस सेक्शन when the axis of symmetry in the vertical plane does not coincide with shear center, the cross section experiences axial pull, bending, twisting or compression। इसमें से उस पर क्या आ रहा होगा? यदि उसकी वर्टिकल एक्सिस जो है सिमेट्रिक है, वहां पर उसका शियर सेंटर लाई नहीं कर रहा है, तो उसमें कौन सा आपका फोर्स जनरेट हो सकता है या कौन सी एक्शंस हो सकती हैं? एक्सियल पुल, बेंडिंग, ट्विस्टिंग और कंप्रेशन। तो देखते हैं। शियर सेंटर क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? ये जैसे आपका कोई आई सेक्शन है, ये आपका सेक्शन क्या है? इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स यहां से अब अगर आप कट करते हैं तो इसकी आधी इमेज दूसरी आधी इमेज के सेम के जैसी होगी या उसके बराबर होगी। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी ये सिमेट्रिक है, मीन्स अगर आधे पोर्शन आप कट करके इसको ऊपर रखते हैं तो इसको ये कवर कर लेगा, कहीं से बाहर नहीं होगा। तो ऐसे सेक्शंस को मैं एज अ सिमेट्रिक सेक्शन पढ़ता हूं। तो यहां पर इसका CG होगा G और यहीं पर इसका शियर सेंटर S होगा। तो शियर सेंटर मीन्स यदि आपका फोर्स शियर सेंटर की लाइन ऑफ एक्शन में ही आता है, मीन्स जैसे शियर सेंटर की लाइन ऑफ एक्शन में ही यदि आपका फोर्स आता है तो ऐसे स्ट्रक्चर में या ऐसे मेंबर में ट्विस्टिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगा? टॉर्क जनरेट नहीं होगा या उसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप नहीं होगा। जैसे आप ये फोर्स इसी डायरेक्शन में यहां पर लगा रहे हैं तो यहां पर इसमें क्या नहीं होगा? ट्विस्टिंग जनरेट नहीं होगी। आप किसी भी डायरेक्शन में, यहां तक कि इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी अगर फोर्स लगाया आपने बट ये दोनों एक्सिस पर सिमेट्रिक हैं, तब भी इसमें ट्विस्टिंग जनरेट नहीं होगी। तो उसने बोला है कि यदि मेरा ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें वर्टिकल एक्सिस में आपका सिमेट्रिक है, जैसे किसी एक एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में आपका स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिक है। तो ये इसका वर्टिकल एक्सिस हुआ, तो यहां पर ये सिमेट्रिक होगा और जनरली इसका
शियर सेंटर आपका यहाँ पर लाई करता है। तो यदि उसके सिमेट्रिक शियर सेंटर मीन्स यहाँ पर शियर सेंटर है, यहाँ पर यदि फोर्स नहीं लग रहा है या उसकी एक्सिस शियर सेंटर को कोइंसाइड नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, मीन्स जैसे आपने कुछ फोर्स इस प्रकार से लगाया है, पी फोर्स आपने लगाया है या फिर आपने कुछ इंक्लाइंड फोर्स भी लगा दिया है, तो ऐसे मेंबर पर कौन सा एक्शन जनरेट होता है? तो कौन सा जनरेट होता है? इसके कारण ये स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से ट्विस्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ट्विस्ट कर जाएगा, मीन्स ट्विस्टिंग मूवमेंट डेवलप, ट्विस्टिंग डेवलप। क्या हो जाएगा इसमें? ट्विस्टिंग डेवलप हो जाएगा। और ट्विस्टिंग डेवलप होगा मीन्स आपका आंसर कौन सा होगा? ट्विस्टिंग। तो आंसर होगा आपका ट्विस्टिंग। एंड देन क्वेश्चन नंबर 62, इन अ क्लोज्ड ट्रेवर्स पेंटागन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू। सर्वेइंग का क्वेश्चन है आपका, वैसे सर्वेइंग का क्वेश्चन है आपका, बट ये आपके लिए एज अ जनरल मैथ्स का भी क्वेश्चन है कि इन अ क्लोज्ड ट्रेवर्स पेंटागन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू। पेंटागन मीन्स जिसकी 5 भुजाएं हों, तो उसमें इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा? तो ये हुआ आपका पेंटागन। 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है। इसके कितनी साइड्स हैं आपकी? 5 साइड्स हैं। इसके इंटीरियर एंगल हैं आपके ये। इन इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? अब ये कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके 5 एंगल हैं, इन्हीं को आप इंटीरियर एंगल्स पढ़ते हैं। तो समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। कितना होता है? समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। n है आपका नंबर ऑफ साइड्स, n इज रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर ऑफ साइड, मीन्स उस ट्रेवर्स की कितनी साइड्स हैं। तो यहां पर जैसे आपके पास कितनी साइड हैं? 5 साइड हैं। तो समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल 2 टाइम्स ऑफ 5, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास यहां पर? 5, 1 2 3 4 और 5, माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो कितना होता है आपका ये? 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इज 6 एंड 6 इंटू 90 डिग्री। तो क्या हुआ आंसर आपका? 6 इंटू 90 डिग्री इज योर आंसर। और उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मीन्स आपका जो ये एंगल है, ये आपके एक्सटीरियर एंगल हैं। तो समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 4 इंटू 90 डिग्री। कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 4 इंटू 90 डिग्री। तो इसमें भी आप 5 पुट करते हुए कुछ फॉर्म में इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 63, इन अ सिंपल टेंशन टेस्ट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। कहां तक मेरा हुक्स लॉ वैलिड होता है इन सिंपल टेंशन टेस्ट में? ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, यील्ड पॉइंट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता होगा इसका आंसर, बट फिर भी देख लेते हैं। सिंपल टेंशन टेस्ट कर रहे हो आप किसी मटेरियल पर, तो ये ग्राफ बनता है आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर माइल्ड स्टील या माइल्ड मेंबर या डक्टाइल मटेरियल। किस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है? ये इस प्रकार से होता है।
वैसे जनरली आपकी जो प्लास्टिक लिमिट आप रिप्रेजेंट करते हैं बहुत छोटी साइज रहती हैं, बट रिप्रेजेंट करने के लिए या दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको बड़ा बना दिया जाता है। तो ये 0 टू पॉइंट A जैसे आपका हुआ, तो ये कहलाता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट A पॉइंट। प्रोपोर्शन मीन्स आपका जो थीटा है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। कहाँ तक वेरी कर रहा है? A तक। मीन्स A तक आपकी जो O से लेकर A तक लाइन है वो एज अ स्ट्रेट लाइन है आपकी। कौन सी है? स्ट्रेट। मीन्स आप यहाँ पर थीटा देखते हैं या फिर यहाँ पर, तो थीटा आपको सेम मिलता है। बट इस पोर्शन में कुछ आपका B पॉइंट तक आपका कर्व आ जाता है या कर्व जनरेट हो जाता है, और इसको पढ़ता हूं मैं एज अ इलास्टिक लिमिट। क्या पढ़ते हैं आप? इलास्टिक लिमिट। और इसको पढ़ते हैं आप प्रोपोर्शनल लिमिट। ये पार्ट होता है आपका C, जिसको पढ़ते हैं आप अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। और ये होता है आपका D पार्ट, जिसको आप पढ़ते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ये जो सेक्शन है आपका यहां से लेकर यहां तक, ये आपका कहलाता है एज अ प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन, ये वाला सेक्शन आपका क्या कहलाता है? एज अ प्लास्टिक रीजन। एंड देन आपका ये पार्ट जो कहलाता है ये स्ट्रेन हार्डनिंग। E पॉइंट तक आपका कहलाता है एज अ स्ट्रेन हार्डनिंग। एंड F पॉइंट आपका फ्रैक्चर पॉइंट। F पॉइंट आपका क्या कहलाता है? एज अ फ्रैक्चर पॉइंट। जो E पॉइंट है आपका, E पॉइंट तक आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होगा, और ये पार्ट कहलाता है आपका एज अ फ्रैक्चर पॉइंट। और E से लेकर F तक आपका कहलाता है एज अ नेकिंग रीजन। अब पढ़ते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ पढ़ता है, क्या बताएं हुक्स लॉ ने? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। Stress is directly proportional to strain within proportional limit, or material is linearly elastic, or at where material is linearly elastic means जहां तक आपका जो मटेरियल है लीनियरली इलास्टिक नेचर शो करे, वहां तक मेरा हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ वैलिड अप टू कहां तक होगा? इस पार्ट तक मटेरियल लीनियरली इलास्टिक हो, या फिर आपका विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। मीन्स दोनों बात एक ही है कि लीनियरली इलास्टिक कहां तक होगा? ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक। उसके बाद उसमें थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। मटेरियल इलास्टिक नेचर का तो होगा, बट उसमें कर्व आ जाएगा। मीन्स सेम स्ट्रेस पर उसमें अलग अलग स्ट्रेन डेवलप हो सकता है, तो उसके कारण उसमें क्या हो रहा है? आपका कर्व चेंज हो, मतलब कर्व डेवलप हो रहा है। तो इसलिए इलास्टिक लिमिट तक आपका हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। आपका प्रोपोर्शनल लिमिट या ए जो पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है। तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। Then question number 64. Chain surveying is recommended when the area to be surveyed is. मैं चेन सर्वेइंग कहां कर सकता हूं या किस प्रकार के रीजन में या एरिया पर मैं चेन सर्वेइंग अप्लाई कर सकता हूं? स्मॉल इन एक्सटेंट विद लॉट ऑफ वेजिटेशन, मतलब छोटा एरिया हो बट जहां पर झाड़ी वाला क्षेत्र हो या जंगली क्षेत्र हो, वनस्पति हो, वहां पर मैं इसको रिकमेंड करूंगा। या फिर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड ऑन लेस अंडुलेटिंग, मीन्स छोटा क्षेत्र हो और ऊंचा नीचा उसमें कम न हो। मीन्स आपका रफ सरफेस कम हो, एज अ फ्लैट सरफेस हो। एंड देन स्मॉल इन एक्सटेंट और अंडुलेटिंग, मीन्स छोटा क्षेत्र हो बट ऊंचा नीचा हो, वहां पर मैं चेन सर्वेइंग अप्लाई कर सकता हूं क्या?
या फिर लार्ज इन एक्सटेंट एंड अंडुलेटिंग। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? छोटा क्षेत्र हो और ऊंचा नीचे आपका ना हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो चेन है वो आप ग्राउंड पर बिछाते हैं। तो ग्राउंड पर बिछाते हैं तो जितना आपका प्लेन सरफेस होगा या रफ सरफेस कम होगा उतना आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या चाहूंगा, सरफेस मेरा क्या हो, कम से कम अंडुलेटिंग हो। तो इसलिए चेन सर्वेइंग कहां रिकमेंड करेंगे आप? स्मॉल इन एक्सटेंट में क्षेत्र आपका छोटा हो, कम एरिया का जहां पर आपको सर्वे करना हो, एंड लेस अंडुलेटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 65, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग इज। कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन है आपके पास ट्रेंगुलेट्रेशन, ट्राइलेट्रेशियो एंड ट्रेंगुलेशन, ट्रेवर्सिंग। तो ऊपर के जो दोनों ऑप्शन है वो आपको कुछ ऐसे ही बनाकर दे दिए हैं। जो थर्ड ऑप्शन है ट्रेंगुलेशन, वो आपका रिकमेंड करता है या किसका प्रिंसिपल है? चेन सर्वेइंग का। चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है? ट्रेंगल बनाना है या सर्वे को मुझे ट्रेंगुलर फॉर्म में करना है, किसी एरिया का सर्वे करना है आपको। ये रीजन है, जैसे आपका ये एरिया है, आपका प्लॉट है, इसका मुझे चेन सर्वे के थ्रू अगर एरिया सर्वे करना है, सॉरी चेन सर्वे के थ्रू मुझे इसका सर्वे करना है, तो आप क्या करते हैं, इसको ट्रेंगल के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, मीन्स ट्रेंगल के फॉर्म में सर्वे करते हैं। इस प्रकार से आपने सर्वे किया इसका। ये इस प्रकार से आप सर्वे करते हैं। तो मीन्स आप नंबर ऑफ ट्रेंगल्स ड्रॉ या नंबर ऑफ ट्रेंगल्स में उस एरिया को डिवाइड कर देते हैं। देखिए आपने पूरा एरिया कवर कर लिया है, किसके फॉर्म में? ट्रेंगल के फॉर्म में। तो ट्रेंगल मीन्स त्रिकोण बनाकर आप क्या कर सकते हैं? चेन सर्वे का प्रिंसिपल है ट्रेंगुलेशन। ओके, देन ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग मीन्स नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइंस को मैं ट्रेवर्सिंग पढ़ता हूं। मतलब इसका प्रिंसिपल ये नहीं है कि आपको ट्रेंगल बनाना जरूरी है। क्या है? सिर्फ आपकी सीक्वेंस में लाइन होना चाहिए। जैसे इस लाइन का आपको सर्वे करना है इस प्लॉट का, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आपने इसको कवर कर लिया है। तो नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड एज अ ट्रेवर्स। तो ये प्रिंसिपल है मेरा कंपास सर्वे का। तो ट्रेवर्सिंग मींस नंबर ऑफ कनेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रेवर्स। तो ट्रेवर्सिंग प्रिंसिपल है कंपास सर्वे का। देन क्वेश्चन नंबर 66, अ फाउंडेशन इज कंसिडर्ड टू बी शैलो इफ इट्स डेप्थ इज। तो शैलो फाउंडेशन में किसको पढ़ता हूं? जब मेरी डेप्थ ग्रेटर देन इट्स विड्थ हो, मतलब जो फुटिंग है उसकी विड्थ से ज्यादा हो, या फिर इक्वल टू आर लेस देन विड्थ हो, आर ग्रेटर देन 1 मीटर, आर लेस देन 1 मीटर। तो क्या होता है? शैलो फाउंडेशन हम उसको पढ़ते हैं ये ग्राउंड है आपका, तो यहां से इसकी डेप्थ ऑफ फुटिंग या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन DF एंड विड्थ ऑफ फुटिंग B। तो यदि आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग लेस देन B हो, डेप्थ ऑफ फुटिंग लेस देन आर इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग हो, तो वो आपका कहलाता है एज अ शैलो फुटिंग और शैलो फाउंडेशन। शैलो फुटिंग और शैलो फाउंडेशन। और अगर आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग ग्रेटर देन हो जाता है, देन आपका फाउंडेशन इज कॉल्ड एज अ डीप फाउंडेशन और डीप फुटिंग। तो आंसर है आपका शैलो फाउंडेशन। क्या पढ़ूंगा मैं? यदि आपका डेप्थ इज लेस देन आर इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग, तो इज कॉल्ड एज अ शैलो फाउंडेशन। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल या सॉइल मैकेनिक्स के आपके बेसिक पार्ट से क्वेश्चन पूछा है आपको। दो कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपका क्या होता है? IC रिप्रेजेंट करता हूं मैं ऐसा IC से, और वो होता क्या है आपका? IC इज इक्वल टू
लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी इंडेक्स. इसको क्या पढ़ता हूं मैं? एज अ प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा है और उसका जो आंसर दिया है आपको इस फार्मूले में ना देते हुए थ्योरी में पूछा गया है. तो थ्योरी में क्या होगा आपका? सब्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड लिमिट टू नेचुरल सब्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो इसी प्रकार से कुछ शायद आपसे पूछा गया है. देखते हैं ऑप्शन क्या है. द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज अ. किससे डिफाइन करते हो? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सब्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो इसको मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, लिक्विड लिमिट में से मुझे नेचुरल वाटर कंटेंट सब्सट्रैक्ट करना है और उसका रेशियो प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो इसको लिख सकते हो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और यही कहलाता है मेरा कंसिस्टेंसी इंडेक्स. देन सेकंड ऑप्शन था आपके पास सब्सट्रैक्शन ऑफ प्लास्टिक लिमिट फ्रॉम नेचुरल वाटर कंटेंट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो बनाते हैं फार्मूला इससे भी. क्या बोला है आपसे? सब्सट्रैक्शन ऑफ प्लास्टिक लिमिट मीन्स प्लास्टिक लिमिट को माइनस करना है किसमें से? नेचुरल वाटर कंटेंट से टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स. टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो इसको कुछ पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स. मीन्स क्या होता है आपका? IC प्लस IL इज इक्वल टू 1. यदि आप इन दोनों इक्वेशन का सम करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 1 के बराबर. तो मीन्स कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1. और जो बाकी के दो ऑप्शन हैं वो आपके कुछ इसी प्रकार से ऐसे ही बनाए गए हैं. मीन्स समेशन वाला टर्म्स आप में नहीं आता है. तो सब्सट्रैक्शन की जगह उन्होंने क्या ऐड कर दिया? समेशन, और 4 ऑप्शन बना दिए. तो 2 ऑप्शन आपके एक कंसिस्टेंसी इंडेक्स का है और एक आपका लिक्विडिटी इंडेक्स का है. देन क्वेश्चन नंबर 68, the two theodolite method of setting out a curve involves. मतलब टू थियोडोलाइट मेथड से आपको कर्व बनाना है तो आप कौन सा मेजरमेंट करते हैं? बोथ एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट, नन ऑफ द अबव, आर लीनियर मेजरमेंट ओनली, आर एंगुलर मेजरमेंट ओनली. तो यदि मुझे टू थियोडोलाइट मेथड से सिर्फ मुझे कर्व बनाना है तो मैं सिर्फ क्या मेजर कर लेता हूं? एंगल मेजर कर लेता हूं. इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल और इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये मेजर कर लिया आपने तो एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये आप सेटिंग आउट है कर्व कर सकते हैं. तो मीन्स यदि सिर्फ मैं एंगुलर मेजरमेंट थियोडोलाइट से करता हूं तो एक कर्व ड्रॉ कर सकता हूं. तो कौन सा होगा आपका? टू थियोडोलाइट मेथड में सिर्फ कर्व बनाने के लिए एंगुलर मेजरमेंट करता हूं. देन क्वेश्चन नंबर 69 स्टील स्ट्रक्चर से है आपका. अ फैक्टर्ड इसेंट्रिक फोर्स ऑफ 240 किलोन्यूटन is acting on a bracket connection subjected to a moment parallel to the plane of joint, assuming the number of bolt is 8. So the shear force to be considered on each of the bolt is, means shear force means bolt की strength पूछा है आपसे. यदि पूरे बोल्ट का जो कनेक्शन है उस पर 240 किलोन्यूटन का फोर्स आ रहा है और कितने बोल्ट कनेक्शन दिए हैं आपने? 8 बोल्ट से कनेक्शन बनाया है. तो आपकी जो बोल्ट स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? बोल्ट स्ट्रेंथ या बोल्ट शियर फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट. बोल्ट स्ट्रेंथ
इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट। तो बोल्ट स्ट्रेंथ निकालना है मुझे। एक्सटर्नल फोर्स दिया है आपको 240 किलो न्यूटन, नंबर ऑफ बोल्ट है मेरे पास 8, देन बोल्ट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। मीन्स एक बोल्ट पर कितना स्ट्रेंथ या कितना फोर्स आ रहा होगा आपका, या कितना फोर्स वो रजिस्ट कर रहा होगा, 30 किलो न्यूटन। कितना फोर्स कर रहा होगा आपका वो 30 किलो न्यूटन। इसलिए द फोर्स टू बी कंसिडर्ड ऑन ईच ऑफ द बोल्ट इज 30 किलो न्यूटन। तो आंसर होगा आपका 30 किलो न्यूटन। देन क्वेश्चन नंबर 70, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मॉड्यूलर रेशियो वुड बी। M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज कर रहा हूं मैं अगर आरसीसी स्ट्रक्चर में, तो मेरा मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, और मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है आपका, मॉड्यूलर रेशियो होता है आपका M, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज अ M से, और M मेरा मॉड्यूलर रेशियो रिप्रेजेंट क्या करता है एज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। और एक सेकंड टर्म्स है आपका 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। कैलकुलेशंस पर्पस के लिए कुछ इस प्रकार से आपके लिए रिकमेंडेड फार्मूला डेवलप किया गया है, 280 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा सीबीसी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही आता है, यदि आरसीसी में क्या आता है, यदि आरसीसी में मैं WSM से डिजाइन करता हूं, मॉड्यूलर रेशियो में कहां यूज करता हूं, आपको एक ध्यान होना चाहिए, मॉड्यूलर रेशियो में WSM या वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर स्ट्रक्चर को डिजाइन करता हूं तो मुझे मॉड्यूलर रेशियो यूज करना पड़ता है। तो आरसीसी में अगर मैं WSM से डिजाइन कर रहा हूं तो मुझे मॉड्यूलर रेशियो यूज करना है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मॉड्यूलर रेशियो डिपेंड इन ओनली, मॉड्यूलर रेशियो किस पर डिपेंड करता है, ओनली ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। मॉड्यूलर रेशियो M, या इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, M डिपेंड ओनली ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। मीन्स अलग अलग ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए अलग अलग मॉड्यूलर रेशियो होगा आपका। तो सिग्मा सीबीसी में निकालता हूं, सिग्मा सीबीसी होता है मेरा, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू पर ही आपका क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा M, और सिग्मा सीबीसी की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पर। इसलिए आपने डायरेक्टली बता दिया है कि मॉड्यूलर रेशियो मेरा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पर डिपेंड करता है। तो सिग्मा सीबीसी में कैसे निकालता हूं, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग कंप्रेशन। क्योंकि सिग्मा सीबीसी, जो सीबीसी है क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन बेंडिंग, या बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। कौन सी, वो भी आपकी परमिसिबल। परमिसिबल मींस मैक्सिमम इस ग्रेड का कॉन्क्रीट इतनी बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप कर देगा। कितनी बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा आपके पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से यदि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को आप डिवाइड कर देते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका इसके लिए है 3। कितना यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू WSM, परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी में यूज करता हूं एज अ 3। मीन्स यदि मुझे ग्रेड दिया है जैसे M20, तो फॉर M20 सिग्मा सीबीसी इज, सिग्मा सीबीसी कितना होगा, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है 20, मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास कितना है 3। मीन्स अप्रोक्सीमेटली ये आपका 6.67 आता है, बट इसको आप 7 के अप्रोक्स रख लेते हैं। तो कितना हुआ आपका, जैसे आपका 7। तो मीन्स यदि मुझे मॉड्यूलर रेशियो निकालना है तो 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी फॉर M20 कितना है 7, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए मॉड्यूलर रेशियो कितना होगा। तो इसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो 13.33 आपका मॉड्यूलर रेशियो आता है। मींस M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए आपका मॉड्यूलर रेशियो कितना आएगा 13.33। तो ऑप्शन होगा आपका यहां पर जैसे 13.23 दिया है, आपको क्या दिया है 13.23। तो अब कोई सा भी ऑप्शन आपके पास नहीं है तो वही आपका इसके ज्यादा नजदीक है, तो सही होगा आपका 13.33 या
0.23। ओके, तो इस प्रकार डायरेक्टली रिकमेंडेशन ना पूछते हुए उसने इस क्वेश्चन को घुमाकर आपको इस वे में पूछ लिया है, क्योंकि इसके अनुसार क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जा चुके हैं इसके अकॉर्डिंग कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है 280/3 सिग्मा CBC, बट इस प्रकार से यदि आपको पूछ लिया जाए तो ये आपके आते हैं कंसेप्ट से। तो इसलिए कोई से भी पेपर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट और बेसिक होना बहुत जरूरी है, बेसिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उस सब्जेक्ट से या जिस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसमें जितना आपका सिलेबस है उसके बारे में बेसिक जानना और कंसेप्ट सुधारना बहुत जरूरी है। ज्यादातर एग्जाम तो आपकी कंसेप्ट पर ही बेस्ड हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 71, अ रेडिएशन डोज ऑफ 5000 रोंटगन इज लाइकली टू रिजल्ट। यदि मेरा जो रेडिएशन डोज है वो 5000 रोंटगन स्केल पर आ रहा है तो उससे मुझे क्या हो सकता है, जैसे ये क्या है आपका ऐसा स्केल है या मेजरमेंट का कि जिससे आप बता सकते हैं कि आपको क्या बीमारी हुई होगी। जैसे यदि मुझे मान लो टेम्परेचर मेरा 50-60 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है, यदि मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, मेरा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है जनरली 37 डिग्री सेल्सियस, यदि इससे ज्यादा होता है, मान लो 50-60 हो जाता है, तो आप क्या बोल देते हैं कि मुझे फीवर है। मींस यदि आपका क्या हुआ, आपने मेजरमेंट करके बता दिया थर्मोमीटर से कि मेरा टेम्परेचर यदि बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हो रहा है, मींस मुझे हल्का सा फीवर हो सकता है या फीवर है। तो उसी प्रकार से उसने बोला है कि यदि रेडिएशन डोज 5000 रोंटगन से ज्यादा आता है तो उसको आप क्या पढ़ते हैं, मींस आपको कौन सी बीमारी हुई होगी, तो आपको क्या हुआ होगा, ऑलमोस्ट इमीडिएट इनकैपेसिटेंस, मींस आप में अक्षमता आ गई है तत्काल, इमीडिएट मींस तत्काल आप में अक्षमता या फिर कुछ कमजोरी आ गई है, वो आपको बताता है 5000 रोंटगन से अगर आपका पास आपका डोज चला जाता है तो। देन क्वेश्चन नंबर 72, considering 100 gram of cement for hydration and taking specific gravity of cement as 3.15, the absolute considering 100 gram of cement for hydration and taking specific gravity of cement as 3.15, the absolute volume of unhydrated cement is। तो अब सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, यदि मेरे पास 100 ग्राम सीमेंट है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 है, तब सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, 315 मिलीलीटर या 31.8 मिलीलीटर 100 ml और 103.15 ml। तो देखते हैं कौन सा होगा। तो डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो वहां से आप डेंसिटी ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे आपका, तो सीमेंट की डेंसिटी कैसे निकालता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, ये आप फार्मूला याद रख लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो तो क्या से निकालते हैं आप, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल मींस एज अ वाटर लेते हैं आप। यदि मुझे किसी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो उस मटेरियल की डेंसिटी कितना है उसको यदि मैं वाटर से रिप्रेजेंट करता हूं या वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देता हूं, मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बता रहा है आपको कि वो जो मटेरियल है वो पानी से कितना हल्का है या कितना भारी है। जैसे आपको, तो यहां से आप डेंसिटी ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू GS इंटू रो डब्ल्यू सीमेंट। तो GS मीन्स सीमेंट कितना है, सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 3.15। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर होता है आपका वाटर की डेंसिटी। तो यहां से आप निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज योर 3.15 ग्राम पर सीसी। मींस क्या बता रहे हैं आपका, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 है, मींस आपका जो सीमेंट है वो 3 टाइम्स मोर देन आपका हेवी है वाटर से। तो यहां से आप मास निकाल सकते हैं, सॉरी मास तो आपको गिवन है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो 3.15 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू, मास दिया है आपको 100 ग्राम ऑफ सीमेंट
अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड 100 ग्राम अपॉन 3.15। तो वॉल्यूम से इसको 100 को 3.15 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट मिलता है आपको 31.74 सीसी। ग्राम से ग्राम कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा आपका एज अ सीसी, या फिर इसी को आप पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। 31.74 क्यूबिक सेंटीमीटर, बट मेरा आंसर है एमएल में। तो मुझे पता होना चाहिए जैसे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 31.74 ऑफ ml। मीन्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कितना हुआ आपका, ये 31.8 ml वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो आंसर होगा आपका 31.8 ml। देन क्वेश्चन नंबर 73, a tile drainage system draining 12 hectares flow at a drainage design capacity for 2 days following a storm. If the system is designed using a DC of 1.25 centimeter, then how many cubic meter of water will be removed during this period? तो आपका एक ड्रेनेज सिस्टम है जहां से आपको वाटर रिमूव करना है। क्या करना है, एक टाइल ड्रेनेज, मीन्स टाइल जैसा आपका एरिया है जहां से मुझे वाटर रिमूव करना है, जिसका एरिया कितना दिया है आपको 12 हेक्टेयर्स। 12 हेक्टेयर एरिया में से मुझे 2 दिन में पानी रिमूव करना है। और इसमें कितना डेप्थ का पानी एक दिन में रिमूव कर सकते हैं आप, डिजाइन या ड्रा डाउन कैपेसिटी डीसी दिया है आपको। डीसी मींस ड्रा डाउन कैपेसिटी इज 1.25 सेंटीमीटर। मींस आप 1.25 सेंटीमीटर का डेप्थ का वाटर एक दिन में यहां से निकालते हैं। तो 2 दिन में आप कितना डिस्चार्ज यहां से निकाल लेंगे, 2 दिन में आप इस टाइल एरिया में से, मीन्स टाइल जैसा आपका एक एरिया है, वहां से कितना पानी रिमूव कर चुके होंगे या कितना डिस्चार्ज वहां से रिमूव कर चुके होंगे। तो कितना कर चुके होंगे आप देखिए, डिस्चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मीन्स क्वांटिटी पूछा है आपसे। क्या पूछा है, हाउ मच क्यूबिक मीटर, ओके। तो क्वांटिटी मीन्स वॉल्यूम पूछा है आपसे। तो वॉल्यूम कितना आप वहां से डिस्पैच कर चुके होंगे या कितना पानी वहां से रिमूव कर चुके होंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एरिया इंटू डेप्थ। एरिया इंटू डेप्थ यदि मैं कर देता हूं, इस पूरे एरिया में आपके पास पानी फिल है, तो इस पूरे एरिया को, जैसे आपका ये प्लान है, इसको यदि मैं ऊपर से देखता हूं या प्लान साइड से देखता हूं, तो ये आपको कुछ प्लॉट इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये प्लॉट आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये इस प्रकार से आपका एरिया है। तो जो ग्रीन में दिख रहा है और रेड में आपका, वो आपका क्या है, एज अ टाइल एरिया 12 हेक्टेयर्स। और जो आपकी ये हाइट है, ये आपको दिया है एज अ 1.25 सेंटीमीटर। कितना, 1.25 सेंटीमीटर आपका पानी भरा हुआ एक बार में आप यहां से या एक दिन में इतना ड्रा डाउन कर सकते हैं। तो कितना वॉल्यूम आपने 2 दिन में निकाल दिया होगा। तो एरिया है आपके पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया कितना है 12 हेक्टेयर्स, मीन्स 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर मीटर। मीन्स 12 इंटू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर मीटर इंटू डेप्थ है आपके पास 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड किया तो ये बन गया आपका मीटर में। तो आंसर होगा आपका कितना, V इज इक्वल टू 12 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 2। 2 से 2 पावर आपकी कम हो जाएगा, तो यहां पर कितनी बचेगी, मीटर स्क्वायर एंड मीटर
यूनिट इज योर मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर क्यूब। तो एक दिन में, क्योंकि आपने क्या लिखा है, एक दिन में 1.25 सेंटीमीटर इन 1 डेज, तो एक दिन में इन 1 डे वॉल्यूम कितना निकालोगे आप? 12 इंटू 1.25 मीन्स ये आपका अप्रोक्स आएगा 1500 मीटर क्यूब। तो 2 दिन में, इन 2 days, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिमूव्ड एज, कितना रिमूव कर दिया होगा आपने? कितनी क्वांटिटी का वाटर रिमूव कर दिया होगा? तो एक दिन का इतना है, तो आपने 2 दिन में 1500 इंटू 2, 3000 मीटर क्यूब आप क्वांटिटी का वाटर उस टाइल एरिया में से, या 12 इंटू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर मीटर एरिया में से निकाल चुके होंगे 2 दिन में पानी 3000 मीटर क्यूब। ओके, तो आंसर है आपका 3000 मीटर क्यूब। इसमें ऑप्शन आपको 1500 मीटर क्यूब भी दिया है, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। यदि एक दिन का पूछता है आपसे कि एक दिन में कितना निकाला होगा, 1500 मीटर क्यूब, बट आपका क्वेश्चन में पूछा है कि 2 दिन तक मैं पानी रिमूव करता हूं तो कितना निकाला होगा मैंने? 3000 मीटर क्यूब। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। बिटुमिन ऑफ ग्रेड 60:70 मीन्स, तो बिटुमिन का ग्रेड यदि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 60:70, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मीन्स 60-70 आपको क्या बता रहा होगा? ऑप्शन नंबर 1, its a penetration value is 60 mm to 70 mm, or its a penetration value is 60 centimeter to 70 centimeter, or its a penetration value is 60 mm and softening point is 70, or its a specific gravity is 0.6 to 0.7। तो क्या है आपका? डायरेक्टली कोड का है क्वेश्चन या टेस्ट का है। बिटुमिन ऑफ ग्रेड 60 to 70 क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? पेनिट्रेशन वैल्यू करता है रिप्रेजेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है इन mm, मींस इट्स अ पेनिट्रेशन वैल्यू इज 60 mm टू 70 mm। मींस आपको दिया है कि मेरा बिटुमिन जो है 60-70, मींस यदि आप उसमें पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, पेनिट्रेट करना मींस किसी स्पेंडल को, ये आपने ऐसी निडल को, ये आपका एज अ पेनिट्रेशन निडल है, इस निडल को यदि इस बिटुमिन में आप सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड मतलब इसको छोड़ देते हैं, कि कितनी अंदर तक चली जाती हैं उस बिटुमिन में, उस बिटुमिन में कितनी डेप्थ तक चली जाती हैं, और वो डेप्थ रिप्रेजेंट करती हैं आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर 60-70। मींस ऐसा बिटुमिन रहा होगा जिसमें आपने निडल को सस्पेंड किया होगा, तो आपका कितना 60 से 70 mm के बीच में, या 60 से 70 mm के बीच में आपका वो निडल पेनिट्रेट हो चुका होगा, इतना अंदर चला गया होगा। ओके, तो ये आपकी रिप्रेजेंट करता है एज अ पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमिन। देन क्वेश्चन नंबर 75, फ्लो ऑफ एयर कैन बी कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्रेसिबल विद इन 1% ऑफ एरर इफ द मेक नंबर ऑफ फ्लो इज लेस देन। यदि मैंने इनकम्प्रेसिबल फ्लो को बताने में 1% की एरर किया है, तो मेक नंबर कितना होगा? तो पहले पता होना चाहिए मेक नंबर क्या होता है। मेक नंबर रिप्रेजेंटेड एज एम, और ये रिप्रेजेंट करता है आपको स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लो अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ फ्लो अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इज रिप्रेजेंटेड एज अ मेक नंबर, और इसी को आप एज अ v अपॉन c में पढ़ते हैं। तो v क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड, एंड स्पीड ऑफ फ्लो इज योर, स्पीड ऑफ फ्लो इज योर v। तो when make number is less than 0.2 to 0.3 हो, तो आपका फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। यदि आपका मेक नंबर लेस देन 0.2 to 0.3 के बीच में हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको?
फ्लो मेरा कौन सा होगा, एज अ इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो यहां पर आपका इनकंप्रेसिबल फ्लो होने के लिए कौन सी वैल्यू होगा, 0.2, मींस मेक नंबर आपका कितना होगा, 0.2, तो फ्लो मेरा होगा इनकंप्रेसिबल। और इस प्रकार से आपके 75 नंबर के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स टू ऑल।